नाजरीन, क्या आपने कभी किसी ऐसी जुबान के बारे में सुना है जो सिर्फ खवातीन समझ सकती हैं? अगर नहीं तो जान लो कि इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं चीन के देहातों में बोली जाने वाली ऐसी खुफिया जुबान जो खवातीन की जुबान के नाम से मशहूर है। न्यूशू नामी ये जुबान क्यों इजाद की गई और इसे खवातीन की जुबान ही क्यों कहा जाता है, और कई हजार सालों से ये जुबान पोशीदा क्यों रही? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चीन का जनूब मशरकी सूबा हनान पथरीले पहाड़ों की उमूदी चोटियों पर मुश्तमिल ड्रामाई किस्म के एक मुअम्मे की मानिंद है, जहां चावलों के खेतों से मुज़य्यन दरियाई वादियां हसीन और दिलकश मंजर पेश करती हैं। इस खित्ते का 80% इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से छोटे छोटे पहाड़ी गांव एक दूसरे से आजाद इकाइयों की सूरत में तामीर हुए। इन पहाड़ी चट्टानों के दामन में आबाद देहात में जो कि बाकी दुनिया से पोशीदा थे, न्यूशू ने जन्म लिया था। दुनिया का वाहिद रस्मुल खत जो सिर्फ औरतों ने तख्लीक किया और सिर्फ औरतों ही ने इसे अपने लिए इस्तेमाल किया। चीनी जुबान में इसके मानी हैं औरतों का रस्मुल खत। न्यूशू 19वीं सदी में सूबा हन्नान के जियांगयांग शहर में उस वक्त बहुत मारूफ हुआ जब हान, याऊ और म्याऊ नस्ल की औरतों ने इसे अपने इजहार ख्याल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उस जमाने में उमूमन इन मुआशरों में इस किस्म की आजादी इजहार राय पर इसरार नहीं किया जाता था। ताहम बाज माहिरीन का कहना है कि औरतों की ये जुबान सोंग खानदान की बादशाहत के जमाने में पैदा हुई थी, या शायद 3000 बरस कबल शांग खानदान के जमाने में इसकी तख्लीक हुई थी। इसका रस्मुल खत किसान औरतों में माँ की जानिब से उनके बेटियों को नस्ल दर नस्ल विरसे में मुंतकिल होता रहा, और चीन के जागीरदार मुआशरे की बहनें और सहेलियां एक दूसरे के साथ अपने माफिल जमीर के इजहार के लिए इस्तेमाल करती रहीं। जिस जमाने में उनके पैरों को बांध दिया जाता था और उन्हें तालीम के मौके नहीं दिए जाते थे, उस जमाने की औरतों की अक्सरियत नाखांदा होती थी और वो न्यूशू के रस्मुल खत को देखकर सिर्फ नकल करने की मशक करने से सीखती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ न्यूशू रस्मुल खत ने औरतों की एक मुनफरिद सकाफत को फरोग दिया जो आज भी जिंदा है। कमाल की बात यह है कि शायद कई सदियों तक या शायद हजारों बरस तक ये रस्मुल खत जुबान जिसे बोला नहीं जाता है, जियांगयांग शहर से बाहर इसे कोई नहीं जानता था, और इस रस्मुल खत के बारे में बाहर की दुनिया को सन 80 की दिहाई में इल्म हुआ। आज जब इस जुबान को महारत के साथ बोलने वाली आखिरी शख्सियत को मरे हुए 16 बरस हो चुके हैं, इस गैर मारूफ रस्मुल खत का फिर से जन्म हो रहा है। इस जुबान के दोबारा से फरोग पाने का मरकज पवाई नामी गांव है, जो दरियाए याऊ से घिरा हुआ है और इस तक रसाई का सिर्फ एक ही रास्ता एक झूलता हुआ पुल है। पवाई के रहने वाले एक शख्स जिनहू के मुताबिक न्यूशू रस्मुल खत पवाई के करीब 4 कस्बों और 18 देहात में इस्तेमाल होता था। जब माहिरीन ने 200 नफूस पर मुश्तमिल पवाई गांव में न्यूशू लिखने वाली औरत को दरियाफ्त किया तो यह गांव इस रस्मुल खत पर तहकीक का मरकज बन गया। सन 2006 में जुबान को स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना के एक सरकारी इदारे नाकाबिल फहम कौमी सकाफती विरसा ने अपनी फहरिस्त में शामिल कर लिया। इसके एक बरस बाद पवाई जजीरे की सरजमीन पर एक म्यूजियम तामीर किया गया, जहां जिन ने इस जुबान के 7 दीगर अफराद के हमरा मुतरज्जम या वारिस के तौर पर काम का आगाज किया, जिसमें ये इस जुबान को सीखते, लिखते, गाते और इसको नक्शो निगार के साथ आरास्ता करके इसकी किताबत करते। न्यूशू एक सूती रस्मुल खत है जो दाएं से बाएं जानिब लिखा जाता है, जो कि जियांगयांग में बोली जाने वाली 4 मकामी जुबानों के एक गुडमुड मलगूबे की तरह है। हर अलामत एक हरफ की नुमाइंदगी करती है और ये एक तराशे हुए बांस के कलम से और बर्तन में जली हुई स्याह राख से बनाई गई रोशनाई से लिखी जाती है। चीनी जुबान के हरूफ से मुतासिर होने की वजह से इसकी शक्ल खमदार लंबाई की तरह होती है, जिनकी बारीक सी किताबत तिरछे अंदाज में नीचे की जानिब ढलती है, और बाज़ औक़ात पतली सी तहरीर होने की वजह से इसे मकामी लोग मच्छर जैसी तहरीर भी कहते हैं। न्यूशू ने घरेलू और समाजी मुश्किलात से नबर्द आजमा होने के लिए देहाती औरतों में एक दूसरे के दरमियान एक राबते और एक दूसरे का साथ देने के जरिए का किरदार अदा किया। खुशगवार और दोस्ताना अंदाज के प्यार भरे न्यूशू रस्मुल खत के अल्फाजों को रुमालों, दुपट्टों, पंखों और कमरबंदों पर रंगीन धागों के साथ काढ़ा जाता था और फिर इन्हें तोहफतन एक दूसरे को दिया जाता।
اگرچہ نیوشو بولے جانے والی زبان نہیں تھی، تاہم عورتوں نے اسے اپنی محفلوں میں رسم الخط سے بنے ہوئے مصروں، نظموں یا نعروں کو جو بچوں کی نظموں سے لے کر جنم دن کی مبارکباد دینے اور اپنے افسوس کے اظہار یا شادی سے متعلقہ شکایتوں کے بیان کے لیے گاتی۔ بوڑھی عورتیں اپنی زندگی کی کہانی پر مشتمل گیت کہتی، جن پر وہ اپنی سہیلیوں یا جوان عورتوں کو اپنی زندگی کے مصائب بیان کرتی، یا ان اشعار میں اچھے اوصاف بیان کرتی یا دوسری عورتوں کو بتاتی کہ عفت، تقوی اور احترام کے ذریعے ایک اچھی بیوی کس طرح بنا جاتا ہے۔ اگرچہ نیوشو ان عورتوں کے لیے جو چین میں خواندگی کے مواقع نہیں حاصل کر سکتی تھی ایک ذریعہ ابلاغ سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ دراصل اپنے وقت میں ایک سخت قسم کی پدرشاہی معاشرے کے خلاف سرکشی کا ایک خفیہ رسم الخط تھا۔ تاریخی طور پر چینی عورت کے لیے قابل قبول رویہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرعام اظہار تعصب کرے، زراعتی کاموں کی مشکلات بیان کرے یا اپنے غم و الم کے احساسات بیان کرے۔ نیوشو نے ان عورتوں کو اپنا معافی الضمیر بیان کرنے کا موقع دیا اور عورتوں کے درمیان غم و خوشی بانٹنے کے لیے ایک انجمن سازی کا ماحول دیا، جو کہ اس وقت کے پدرشاہی معاشرے میں ایک کلیدی کردار تھا۔ وہ عورتیں جنہوں نے ایسا مضبوط رشتہ قائم کیا کہ وہ پکی بہنیں کہلاتی، اور عموماً 3 یا 4 عورتوں کا ایک گروہ جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہ ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خطوط لکھ کر اور نظمیں گا کر دوستی کے عہد و پیما کرتی۔ جہاں انہیں اپنے خاندان کے مردوں کے سامنے دب کر رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا، وہیں یہ پکی بہنیں ایک دوسرے کی صحبت میں ایک دوسرے کی دلجوئی کرتی۔ سن 2000 میں پوائی میں ایک نیوشو اسکول کھولا گیا اور زن نے اپنی ماں اور اپنی بہن کو وہاں پڑھنے کے لیے کہا۔ اب وہ طلباء کو نیوشو پڑھاتی ہیں، سیاحوں کی میوزیم میں رہنمائی کرتی ہیں اور اب اس زبان کا ایک چہرہ بن گئی ہیں اور ایشیا اور یورپ میں دوروں کا آغاز کر رہی ہیں۔ زن کہتی ہیں کہ کچھ وارثوں نے، جیسا کہ ہم میں سب سے بڑی نیوشو خط کی وارث ہی ینگ زین ہے، یہ خط اپنی دادیوں اور نانیوں سے سیکھا جو اب اپنی عمروں کے 80 کے پیٹے میں ہیں۔ لوگ اس خط کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منفرد ہے اور وہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اسے جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ابھی بھی پراسرار بات ہے کہ یہ رسم الخط چین کے ایک دور دراز علاقے میں کیوں پیدا ہوا، اس نے وہاں کیوں فروغ پایا۔ نیو یارک کے اسکیڈمور کالج میں چینی زبان کی پروفیسر کیتھی سلبر، جنہوں نے سن 1986 میں نیوشو رسم الخط سیکھا ہے اور اس پر تحقیق بھی کی، کہتی ہیں کہ میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہیں جن کا جنوبی چین میں وجود ہے۔ غیر ہاں لوگ چینی اثر بڑھنے کی وجہ سے غیر چینی نسلیتوں کا چینی بننے کا رجحان، ان علاقوں کا دور دراز واقع ہونا۔ سلبر نے 1989 میں نیوشو کے آخری کاتب یائے نیان ہوا کے ساتھ کئی ماہ گزارے تھے، جس میں انہوں نے یائے کے کام کا معیاری چینی زبان میں ترجمہ کیا اور اس موضوع پر لیکچر دینے شروع کیے تھے۔ آج ہم نیوشو کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں، اس کا سہرا ایک مرد محقق یاؤ شوئی کے سر جاتا ہے، جس نے اس رسم الخط کے بارے میں سن 1950 میں اس وقت سنا تھا جب اس کی ایک رشتہ دار خاتون کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو نیوشو رسم الخط والے خطے میں رہتا تھا۔ یاؤ نے سن 1954 میں جیانگ جنگ کی ثقافتی محکمے کے لیے اس رسم الخط کے خفیہ حروف کو جاننا شروع کیا، لیکن 60 کی دہائی میں ماؤ زیدونگ کے ثقافتی انقلاب کے شروع ہو جانے کی وجہ سے یاؤ کا کام ریاستی پالیسیوں کی زد میں آ گیا۔ یاؤ سن 2004 میں اس دور کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس زبان پر تحقیق کام کی وجہ سے مجھ پر رجت پسند ہونے کا الزام لگایا گیا۔ انہوں نے میرے تحقیقی کام کی کئی دستاویزات نظر آتش کر دی اور مجھے ایک حراستی کیمپ میں بھیج دیا گیا، جہاں سے مجھے 21 برس قید کے بعد 1979 میں رہائی ملی۔ انقلاب کے ایک عمل کے حصے کے طور پر چین جاگیردارانہ دور کی ہر شے اور ہر بات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا، اور اگر کوئی نیوشو استعمال کرتا دکھائی دیتا تو اس کی مذمت کی جاتی۔ اور پھر ساتھ ساتھ جب عورتوں کو سن 1950 میں تعلیم بھی دی جانے لگی تو اس رسم الخط کا استعمال اور بھی کم ہو گیا۔ سن 2003 میں اپنی موت سے اور نیوشو کی مہارت رکھنے والے آخری کاتب یانگ ہوان یی کی موت سے پہلے یاؤ نے نیوشو کی پہلی لغت مرتب کی تاکہ اس رسم الخط کو فروغ مل سکے اور دنیا اس کی اہمیت کے بارے میں جان سکے۔ دریائے یاؤ میں گھرے شاندار نیوشو باغ کے میوزیم میں کلاسوں کے کمرے اور نمائش کے لیے ایک ہال ہے۔ اس کی دیواروں پر ویڈیوز، تصویریں اور ثقافتی فن پارے آویزاں ہیں، جبکہ ان کلاسوں میں آرائش اور کتابت سے ایک ثقافتی تعلق بنانے کے مواقع ملتے ہیں۔ اس میوزیم کی حال ہی میں توسیع کی گئی اور اب یہاں رسم الخط کے شعروں اور نغموں کا سالانہ میلہ بھی ہوتا ہے جو نیوشو زبان میں ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں میوزیم میں نیوشو سکھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اور اس خط کا ہر وارث باری باری اس کی تاریخ بتاتا ہے۔
और किताबत के फन का मुजाहिरा करता है। लेकिन जिन का कहना है कि न्यूशू को सीखना काफी मुश्किल है। इसको सीखने में कुछ मुश्किलात हैं। सबसे पहले तो ये कि इसके हुरूफ लिखने का अंदाज आम चीनी जुबान के हुरूफ के लिखने से मुख्तलिफ है। फिर ये कि इसके तलफ़्फ़ुज़ के मसाइल हैं। अगर आप मकामी जुबान का अंदाज बोल ही नहीं सकते तो आपके लिए न्यूशू पढ़ना या गाना मुश्किल होगा। न्यूशू के इस्तेमाल की एक अहम वजह शादियां हैं। रिवायती तौर पर शादियों के बाद दुल्हन अपने वालिदैन का घर छोड़ेगी और पिया के घर सुधारेगी। दुल्हन अपनी नई जिंदगी में उमूमन अपने आप को तन्हा महसूस करेगी, इसलिए न्यूशू ने उसे अपनी गमगीन कैफियत को बयान करने का एक जरिया बहम पहुंचाया और इसकी इस गम की दास्तान गोई ने उसका अपने जैसी कई गमगीन सखियों से उसका ताल्लुक जोड़ दिया। नौ ब्याहता लड़की अपनी जिंदगी के नए किरदार में जब दाखिल होती है तो शादी के 3 रोज बाद उसे अपनी नई जिम्मेदारियों से आगाह करने की रस्म सन याओ शू से आगाह किया जाता है। इस रस्म के मुताबिक दुल्हन को नए घर की जिम्मेदारियों से आगाह किया जाता है। इस रस्म के मुताबिक तीसरे दिन की किताब दी जाती है जो कि कपड़े की बनी होती है। इस किताब में दुल्हन की माँ और दीगर करीबी रिश्तेदार उससे जुदा होने के गम का इजहार करते हैं और इसके साथ साथ किताब के चंद इब्तदाई सफ़हात पर अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और इस किताब के बाकी सफ़े खाली छोड़ दिए जाते हैं ताकि इसमें दुल्हन अपने ख्यालात रकम कर सके या उन्हें अपनी डायरी की तरह इस्तेमाल करे। आज के दौर में न्यूशू की रिवायात की असली नवादरात मुश्किल से मिलती हैं। इनमें से बेशतर इनकलाब के जमाने में तबाह कर दी गई थी, लेकिन हालिया दिनों में इसकी कई अशिया फिल्मों में, गीतों में और अदब में पेश की जा रही हैं। इसके अलावा जियांग भर से नौजवान औरतें म्यूजियम में न्यूशू का रस्मुल खत लिखना सीख रही हैं। इस साल मौसम गर्मा में 20 लड़कियों ने खत सीखने के लिए अपना नाम दर्ज करवाया और जिन जैसे उसके वारिसों ने चीन की मकबूल आम ऐप WeChat के जरिए ऑनलाइन क्लासें भी शुरू कर दी हैं। न्यूशू के मुताले के इस वक्त सबसे बड़े मुहक्किक लिमिंग याओ ने हाल ही में इस मौजू पर बीजिंग की सिंगोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी शुरू किया है। उनके मुताबिक न्यूशू के किरदार में अब एक इर्तका हुआ है। यांग हुआन यी की मौत के बाद अब औरतों के दौर से आगे बढ़ गया है। अब ये विरसे में नहीं मिलता और न ही कुदरती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अब इसे बाकायदा सयाहत और कारोबार के लिए पढ़ा जाता है। बिलाशुबा ये भी एक तरीके से इसे महफूज करने और तरके में दिए जाने का एक तरीका है। आज लेमिंग को यकीन है कि न्यूशू रस्मुल खत औरत को बाइख्तियार बनाने और इसकी खूबसूरती और ताकत की कदर करने का एक जरिया है। लेमिंग कहती हैं कि न्यूशू ने अपना तारीखी मकसद हासिल कर लिया। निचले तबके की औरतों की जंग का एक सकाफती हथियार, जिनको तालीम हासिल करने का हक नहीं था और वो न लिख सकती थी, अब वो सिर्फ खूबसूरत किताबत के नमूने, दानाई और दलेर रूह मुस्तकबिल की नस्लों के लिए अपने तरके में छोड़ती है। नाजरीन, ये थी न्यूशू नामी जुबान की तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।